जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से जावेदुर रहमान और मेहताब हैदर। मेहताब साहब जो हैं वो बहुत सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं, बिजनेस और इकोनॉमी को कवर करते हैं। इनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है तमाम मामलात पर, और आजकल पाकिस्तान में क्योंकि सबसे अहम इशू जो है वो इकोनॉमी बना हुआ है, हुकूमत के हाथ में ऐसा लगता है कि मामलात आ नहीं रहे हैं उस तरह से। सागडार साहब जब वापस आए थे तो बड़ी उम्मीदें थी उनसे, वो उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई और अब माशी बहरान जो है वो आगे बढ़ने वाला है। इन तमाम चीज़ों पर इनसे बात करेंगे। तो मेरे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। जावेद साहब, आपकी इजाज़त से मेरा ख्याल है सीधे मेहताब साहब के पास ही जाते हैं। मेहताब भाई, ये आप बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत तो बढ़ा दी, अब हम सुन रहे हैं कि आगे मजीद कीमतें बढ़ने वाली हैं, बिजली की भी और गैस की भी। तो ये बताएं कि ये सिलसिला आखिर कहाँ जाके रुकेगा। देखिए, थैंक यू वेरी मच अवैस भाई और जावेदुर रहमान साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, हम्म। ये इलीट कैप्चर है सर। इलीट कैप्चर से मुराद ये है कि ये सिलसिला उस टाइम रुकेगा जब इस मुल्क में अब हम अपना टैक्स का निज़ाम ठीक कर लेंगे। हम अपने जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं बिजली के, गैस के, उनको ठीक करेंगे और कंपिटिटिव हो जाएंगे और एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करेंगे, ताकि हम नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज को जनरेट कर सकें इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। हम्म। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रुपया तो हम, चाहे इन्फ्लेशन हो या जो भी हो, वो प्रिंट करके छाप सकते हैं। डॉलर्स छापने की कोई मशीन हमारे पास नहीं है अभी तक, किसी के पास भी नहीं है। उसको लेने का तरीका यही है कि या तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, या अपने जो वर्कर्स और ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करें और उसकी स्किल्स डेवलप करें, और उसको दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ अपने आप को अलाइन करें, ताकि वो दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाके फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कमा सकें। हम्म। तीसरा तरीका जो है वो एफडीआई है सर। उसके लिए मुल्क के अंदर हमें अपना जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतर करना पड़ेगा, इनेबलिंग इन्वायरमेंट करना पड़ेगा। और चौथा फिर आखिरी यही रह जाता है कि हम कर्जे लेते रहे। हम्म। तो कर्जे लेना और अनप्रोडक्टिव चीजों पे इस्तेमाल करना, ये स्ट्रक्चर है हमारा। और हमारी रिलायंस इंपोर्ट्स के ऊपर है, क्योंकि जब भी हमारी इकोनॉमी ने ग्रो करना होता है तो हम पैसे लेकर दूसरों से, यानी कर्जे लेकर, अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। हमारी इलीट क्लास टैक्स नहीं देती। इस मुल्क में आज भी अगर आप ये देखें तो 80 to 90% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हम्म। सिर्फ 10% के लगभग डायरेक्ट टैक्सेस हैं, अगर वाकई डायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए। क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्सेस में विद होल्डिंग को भी शामिल कर लेते हैं। विद होल्डिंग बेसिकली डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। हम्म। तो ये सारा स्ट्रक्चर जब ठीक करेंगे तो शायद फिर ये सिलसिला खत्म हो। अभी आप देखें ना कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए गरीबों से टैक्स जमा करते हैं, हम्म। और ये जो इलीट कैप्चर कैप्चर है, इसमें मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट शामिल है, इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, इसमें जजेस भी शामिल हैं। तो गरीब टैक्स देते हैं और ये सारे अमीर एंजॉय करते हैं इस मुल्क के अंदर। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली इकोनॉमी का। हम्म। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो अब हम खबरें सुन रहे हैं कि जी अगले महीने कोई 200 अरब रुपए का एक मिनी बजट भी आने वाला है, उसमें क्या क्या शामिल है और उससे फिर महंगाई का क्या तूफान आएगा। सर, ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम की प्रिस्क्रिप्शन है, हम्म। वो जरा मैं आपके सामने थोड़ी सी रख देता हूँ, फिर जो आइंदा आने वाले इकदाम हैं उन पर बात करेंगे। आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन ये थी कि आप डॉलर, यानी एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली मैनेज ना करें। हम्म। वो आपने एक जर्क उसका देखा है पिछले 2-3 दिन में। वो 230 से आज 270 के लगभग, 272 ओपन मार्केट में, हम्म। और जो इंटर बैंक है उसमें 262 को टच कर चुका है, क्रॉस कर चुका है उसको। हम्म। एक तरफ तो ये हो गया। दूसरा, हमने पेट्रोल की प्राइसेस को रोका हुआ था। वो देखा आपने कि कल उसमें आपने
एक 35 रुपए पेट्रोल और डीजल, और कैरोसिन और लाइट डीजल में कोई 18 रुपए, उसके अंदर जो है वो इजाफा किया। अब जो फिजिकल साइड है उसमें जो आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर सकता हूं, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो बजट दिया था और हमारे साथ कमिटमेंट करके दिया था, उससे आपके 2000 अरब रुपए की डेविएशन हो चुकी है। हम्म। 2 ट्रिलियन की डेविएशन है। उसमें सबसे बड़ी जो डेविएशन है वो हमारा जो डेट सर्विसिंग है, उसके लिए हमने कोई तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे हुए थे। इंटरेस्ट रेट चूंकि बढ़े हैं और अब 17% पे है, तो उसमें कोई 1000 अरब रुपए का उसमें इजाफा हो चुका है। 1000 अरब रुपए वो हो गया। अब आईएमएफ का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें फिजिकल डेफिसिट से ज्यादा वो प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं। और आपके देखने वालों को मैं ये बताऊं कि प्राइमरी डेफिसिट से को कैलकुलेट इस तरह किया जाता है कि डेट सर्विसिंग उससे एक्सक्लूड कर दी जाती है। तो एक्सक्लूडिंग डेट सर्विसिंग जो बाकी डेफिसिट होता है उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। हम्म। वो कहते हैं जी प्राइमरी डेफिसिट भी आपका तकरीबन कोई 1.1 ट्रिलियन जो कि हो चुक प्रोजेक्टेड है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ सरप्लस 153 बिलियन। हम्म। तो आप सरप्लस से डेफिसिट में जाने वाले हैं कोई 1100 अरब रुपए के। हम्म। उसमें वो कहते हैं कि 400 अरब रुपए का आपका एफबीआर का शॉर्टफॉल होगा, 300 अरब रुपए आपका पीडीएल का शॉर्टफॉल होगा। इसके अलावा कोई अनबजटेड सब्सिडीज दी हुई है हुकूमत ने। हम्म। मसलन एक्सपोर्टर्स के को सब्सिडी दी हुई है कि उनके लिए बिजली का और गैस का टैरिफ कम है। किसान पैकेज दिया है, वो अनबजटेड है। लास्ट समर में आपको याद होगा कि एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को डेफर किया गया था, और वो ये हुकूमत के जहन में था कि हम सर्दियों में उसको पास ऑन कर देंगे, तो वो अभी तक पास ऑन नहीं हुई। तो ये मिला जुला कर कोई 1.1 ट्रिलियन का यहाँ पे गैप है। 1 ट्रिलियन का गैप मैंने आपको डेट सर्विसिंग का बताया, तो ये मिलाकर 2 ट्रिलियन का गैप है। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि आप हम पाकिस्तान क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा जो फ्लड आया है, फ्लड की सूरत में हमें एक वेवर दें कोई 470 से 500 अरब रुपए का फ्लड एक्सपेंडिचर्स के लिए। हम्म। तो अगर 500 अरब रुपए का वो रिलीफ दे भी देते हैं, तो आईएमएफ ये कह रहा है कि 600 अरब रुपए के टैक्स लगाएं आप। हम्म। 200 का मामला नहीं है, और ये 600 अरब रुपए 5 महीनों में रिकवर करने हैं। हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत ये कह रही है कि हम एफबीआर का टारगेट वसूल हासिल कर लेंगे हमारा, लेकिन 225 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सिर्फ दिसंबर में है, और बाकी आगे आइंदा आने वाले महीनों में कुछ लिटिगेशन है, और कुछ इंपोर्ट की कंप्रेशन जो है वो है। तो अब हुकूमत को और आईएमएफ को एक बड़े टफ निगोशिएशंस ट्यूसडे यानी कल से शुरू करने पड़ेंगे, हम्म। जिसमें हुकूमत को फिजिकल साइड पे आईएमएफ को कन्विंस करना पड़ेगा कि हम 600 अरब रुपए के टैक्स ना लगाएं बल्कि 200 के लगाएं। क्योंकि एफबीआर की इंटरनल वर्किंग जो है वो ये है कि 170 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और वो भी सिर्फ कस्टम ड्यूटी की मद में है। हम्म। लेकिन ये बड़े टफ निगोशिएशंस हैं, ये आसान नहीं है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि जब हमने ये जो प्राइसेस पास ऑन की हैं और डिवैल्यूएशन हुई है, इससे कम से कम 5 से 10% इन्फ्लेशन के अंदर इजाफा होगा। हम्म। जो इस टाइम 25 से 26% इन्फ्लेशन है, ये आइंदा माह 30% को डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगी। तो एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स सिर्फ $3.6 बिलियन रह गए हैं, हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हम्म। तो एक ऐसे वक्त में जब आईएमएफ को पता है कि ये घुटनों के बल हैं, एक बड़े ही टफ निगोशिएशन आइंदा 10 दिनों में होने वाले हैं, जो कि अब या 600 रुपए के टैक्स लगे या 200 के लगे, ये अभी तय होना बाकी है। हम्म। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी तरह बिजली का भी है कि जी जी। बिजली का टैरिफ 7.5 रुपए भी है और 12 रुपए भी है। इसी तरह गैस का टैरिफ कुछ 78% ओगरा ने रिकमेंड किया हुआ है। तो ये एक महंगाई का तूफान है जिसमें 25 से 30% पास ऑन हो गया है,
और अभी 60 से 70% अभी बाकी है। हम्म। तो मेहता जी जी जावेद साहब आप बात करें। मेहताब साहब, ये मिनी बजट का आपने बड़े जबरदस्त तरीके से भी एक्सप्लेन किया। हम ये समझने से कासिर हैं जो इकोनॉमिक इलिटरेट, वो ये कि ये मिनी बजट किस तरीके से, पहले तो इस तरह होता था कि एक साल में एक दफा एक बजट आता था, कीमतें तय हो जाती थी, उससे आगे पीछे कोई बात करता था दुकानदार को कहते थे जनाब ये तो चीज ऐसे तय है। जैसे मैं परसों ब्रेड लेने गया हूँ, तो उसने कहा कि 20 रुपए महंगी हो चुकी। तो एक दिन के अंदर इतने बड़े बड़े जंप लगते हैं, ये किस तरीके से, और पहले ऐसे क्यों नहीं होता था, अब ऐसे क्यों हो रहा है ये इसको जरा आसान तरीके से जरा बताएं। सर, मसला ये है कि मेरी आमदन है 50 रुपए, मेरा खर्चा है 100 रुपए, और मेरा खर्चा बढ़ के अब 120, 130 और 150 तक जाने वाला है। मेरी आमदन वहीं पे खड़ी है, या आमदन में उस तेजी के साथ इजाफा नहीं हुआ जितना मेरे एक्सपेंडिचर्स के अंदर इजाफा हुआ है। देखिए, दो अकाउंट्स है हमारे, एक इंटरनल अकाउंट है जिसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, और एक एक्सटर्नल अकाउंट है जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। बिल्कुल। हमारा इंटरनल अकाउंट में भी सारा इसी तरह है, एक्सटर्नल अकाउंट में भी सारा इसी तरह है। तो बुनियादी वजह ये है कि जब तक हम अपनी यानी चादर देकर पाँव नहीं फैलाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह करे ये पाकिस्तान के IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाए, वरना ये ना हो कि आप ब्रेड की लेने के लिए जाएं तो हर आधे घंटे बाद ये प्राइस चेंज होती रहे, जिस तरह कि कुछ अर्सा पहले टर्की में हुआ था। आप खाने का ऑर्डर करें तो रेट और होता था, और खाने का बिल देने के लिए जाएं तो रेट डिफरेंट हो जाता था। तो अभी पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन एक बात है कि जो गरीब तबका है, जो यानी लेस देन $1 या $2 डे कमाने वाले लोग हैं, जो कि तकरीबन 40 से 50% पॉपुलेशन है अब ऑलमोस्ट, उनकी हालत बड़ी खराब है। और उनके लिए कुछ सोचने की और कुछ करने की जरूरत है, गवर्नमेंट लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे जो चैरिटीज है उसके हवाले से। वरना जो गरीब है उसकी सर्वाइवल आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगी। तो आपको लगता है कि यह सोच कहीं मौजूद है, क्योंकि इस हुकूमत का यह ख्याल था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये मामलात अपने कंट्रोल में कर लेंगे, जो बाहर होता नजर नहीं आता। इमरान खान साहब का यह ख्याल है कि इलेक्शन हो जाएंगे और वो इख्तिदार में आ जाएंगे तो वो सारा कुछ ठीक कर लेंगे। बाहर कोई प्लान वो भी नहीं पेश करते, तो ये सारा कुछ होगा कैसे? देखिए, मसला ये है कि हमारा जो बुनियादी मसला है ना सर, वो ये है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए हैं बहुत। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज्यादा हैं, और हम देखें दो तीन चीजें तो ऐसी हैं जो मेरी समझ से बालातर है, 20-25 साल मुझे भी जर्नलिज्म में हो गए हैं। आप ये देखिए कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हम अपने आप को कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मेन जो सेक्टर है। आप ये देखें कि इस साल और पिछले साल $10 बिलियन की चीजें हम एग्रीकल्चर की जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमने बिजली को फिक्स करने के लिए, वो भी आप देखें तो वो हमें उसका भी कुछ $10 बिलियन से ज्यादा का जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है वो है। मसलन फर्नेस ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, RLNG हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप देखें, पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, पल्सेस हम इंपोर्ट करते हैं, वीट हम इंपोर्ट करते हैं। पिछले साल हमने शुगर इंपोर्ट की थी, इस साल तो चलिए हम एक्सपोर्ट की अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जी कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं जिससे कुकिंग ऑयल बनाते हैं। तो इसका बिल भी कुछ $10 बिलियन के लगभग है। यानी देखें, ये फ्लॉड और गलत पॉलिसीज और एग्रीकल्चर सेक्टर को निग्लेक्ट करना, ये मैं समझता हूँ एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो पिछले कई सालों के दौरान हमने की है। और हमारे फार्मर का भी प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्टिविटी, लेकिन फार्मर को कैसे ब्लेम करें? हुकूमतों का ये काम होता है कि वो रिसर्च करें। हमने इदारे तो बनाए हुए हैं, लेकिन कोई बेसिकली वो भी इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान जो है वो उनकी वहां तक ही एक्सेस है, उससे ज़्यादा आगे है नहीं। तो वो रिसर्च करें और वो रिसर्च लोगों तक पहुंचाएं तो प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा हो।
इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे और डॉलर्स हमारे पास है नहीं, तो खतरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर फूड शॉर्टेजेस ना हो जाए, बिल्कुल जो सही। कि मैं मुझे समझता लगता है हूँ कि बड़े जावेद साहब चांसेस हैं कुछ अब पूछना इसके। चाह ये रहे हैं। करना पड़ेगा हमें। जी जावेद आप ये साहब। देखें ना, पिछले दिनों में गंदम का जो है वो क्राइसिस, आटे का क्राइसिस रहा है इस मुल्क के अंदर, और ये आइंदा आने वाले साल में शायद ज्यादा शदीद होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम हमारी यील्ड नहीं बढ़ रही, हम वही पैदा कर रहे हैं और खाने वाले मुंह जो है वो ज्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये शहजाद साहब, स्टेटस आप को के फूड साथ कब तक चलेगा ये? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आपने फूड इनसिक्योरिटी का जिक्र किया। जरा ये बताएं कि ये दिवालिया जो है, उसका कहते हैं कि मुल्क खुदा ना खास्ता दिवालिया हो, तो उसका आम बंदे की जिंदगी के ऊपर इस पे कैसे असर पड़ता है, वो क्या है? तो मुल्कों के ऊपर तो जो असर पड़ना है, वो आगे महंगाई का शिफ्ट कैसे होगा, ये क्या है? देखें, ये जो IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो रहा है ना जी, हम बिजली की, गैस की, पेट्रोल की डिवेल्यूएशन के बाद इन्फ्लेशन का एक वेव आनी है, जो कि इस साल के आखिर तक शायद 35 से 40% के दरमियान होगी। लेकिन अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो फिर ये इन्फ्लेशन 80%, 100% भी हो सकती है, उससे भी ऊपर जा सकती है। तो देखें, मसला ये है कि, और उसके नतीजे में फूड शॉर्टेजेस भी होंगी, क्योंकि आपके पास डॉलर्स ही नहीं होंगे। तो जब आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे इंपोर्ट करेंगे? मेरे पास पैसे रुपयों में हों, मैं पैसे लेके खड़ा रहूं, लेकिन मैं पेट्रोल तो मुझे गाड़ी में डलवाने के लिए चाहे जितनी भी उसकी कीमत हो, वो अगर अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इसी तरह फर्नेस ऑयल अगर अवेलेबल नहीं होगा, LNG अवेलेबल नहीं होगी, कोल अवेलेबल नहीं होगा, तो बिजली कैसे पैदा होगी? हमारा आज भी 60 से 70% रिलायंस इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है। हमारा जो अपना यानी लोकल वो चीज़ें हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके ऊपर तो हमारी डिपेंडेंस उतनी ज़्यादा नहीं है। आप देखें, हाइड्रो के जो शेयर है वो बड़ा कम है। ये जो हमारा लोकल कोल है उसके ऊपर भी शेयर बड़ा कम है। हम तो ज़्यादा इंपोर्टेड फ्यूल के ज़रिए बिजली पैदा करते हैं। तो एक तसव्वुर करें ज़रा कि मुल्क के अंदर ना बिजली हो, ना पेट्रोल हो, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी मौजूद ना हो, और दवाइयाँ जो हम वो भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है जिससे हम बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी मुयसर ना हो, तो ये मुल्क तो खड़ा हो जाएगा, चौक हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ, और आप ये देखें कि 220 मिलियन लोगों का मुल्क है, 150 मिलियन यूथ है, वो अगर बाहर आ गई तो कंट्रोल कौन करेगा उसको? कोई भी नहीं कर सकेगा। तो ये बड़ी आपने खतरनाक सूरत हाल है, और ये दिवालिया होने का जो नतीजा है वो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये पिछले वही आप सिचुएशन है जिसकी तरफ इमरान खान साहब भी इशारा करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका वाले हालात की तरफ जा रहा है। और वो जो हमारी उम्मीद थी कि जी शायद फ्रेंडली कंट्रीज हमारी मदद करेंगे, वो भी ऐसा लगता है कि इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम का रिवाइवल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो सारी आपने आज गुफ्तगू की है उससे एक बड़ी स्केरी पिक्चर जो है वो इमर्ज हो रही है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, हमारे पास वसाइल नहीं हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और इस सब को कंट्रोल करने का बज़ाहिर कोई प्लान नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे आपने खुद ही इशारा किया कि अशराफिया जो है वो अपनी अय्याशियों पर और अपने अखराजात पर कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। तो गरीब आदमी जो है वो कब तक उसको फंड कर सकेगा, या जो कर्जे ले लेकर कब तक हम वो अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकेंगे? आज की नशस्त से मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वालों को काफ़ी इस हवाले से मालूमात मिली होंगी कि मौजूदा सिचुएशन क्या है और आइंदा क्या होने वाला है। लेकिन इस पर एक, अगर मुझे इजाजत दे तो एक जी बात जी मैं करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। देखिए, मैं एक जो ये सिनेरियो है, लेकिन एक मैं आपको बताऊं, हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। हम्म। हम पाकिस्तान के अवाम ये उठ के कहें कि एनफ इज एनफ, हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, हम अपने लोगों के ऊपर तवज्जो दें, ये जो सिक्योरिटी पैराडाइम है इसके अंदर शिफ्ट करें, उस सिक्योरिटी पैराडाइम से निकलकर पीपल पैराडाइम और मैसेज पैराडाइम की तरफ हम अपने जाएं, लोगों के ऊपर खर्च करें, लोगों की तालीम, बच्चों की तालीम, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ, उसकी तरफ जाएं। पाकिस्तान के लोग बड़े रिजिलियंट हैं,
हम आज भी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर हमें थोड़ा सा इनेबलिंग इन्वायरमेंट और रूल्स ऑफ द बिजनेस गवर्नेंस के तय हो जाएं, हम्म, तो हम पाकिस्तानी इससे भी इंशाल्लाह निकल के आ जाएंगे और ये सारे क्राइसिस को ओवरकम कर लेंगे। लेकिन स्टेट का तल्लक पाकिस्तान के लोगों के साथ होना चाहिए, जो कि बड़ा वीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये हमारे तमाम जो तबकात हैं अशराफिया के, उनके अंदर यह सोच पैदा हो और मिलजुल कर इस पर काम किया जाए। जैसे आपने शुरू में कहा था कि जब तक ये मिलकर नहीं बैठेंगे और एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, ये मसला हल नहीं होगा। अब बात इस पर आकर रुकी हुई है कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं उनका क्या नतीजा निकलता है, तो देखते हैं और उस पर भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आज मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू भी आप तक पहुंचे और हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। जावेद साहब आपका, मेहताब हैदर साहब आपका, और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।